नए घरों की बिक्री आंकड़े अनुमान से बेहतर। अमेरिकी बाजार में रैली, नैस्डैक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, लेकिन जापान छोड़ सभी एशियाई बाजारों में दबाव। एसजीएक्स निफ्टी भी 1.4% नीचे। ऑरबिंदो फार्मा ने पेश किए मिले जुले नतीजे। मुनाफा करीब 24% बढ़ा, मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर लेकिन बिक्री अनुमान से कम। सुपरहिट रहा आरबीएल बैंक का आईपीओ, करीब 70 गुना भरा इशू। रिटेल हिस्सा करीब 5 गुना तो क्यूआईबी हिस्सा 85 गुना से ज्यादा भरा। गुजरात में भी पास हुआ जीएसटी संशोधन बिल। दिल्ली और महाराष्ट्र भी जल्द दिखा सकते हैं जीएसटी बिल को हरी झंडी। और दुनिया में भारत की अमीरी का डंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और देशों से ही आगे निकला भारत। 5,600 अरब डॉलर की वेल्थ के साथ दुनिया में 7वें नंबर पर भारत। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता साहब। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन आप देखिए इस समय किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 22 अंक नीचे कारोबार की शुरुआत कर देगा। आज एक्सपायरी से पहला दिन है। आज किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए तो हम पूछेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन आप देखिए यूएस से किस तरह के संकेत हैं। डाउ अच्छी तेजी दिखा रहा था, हरे निशान के साथ बंद जरूर हुआ है, लेकिन अपने हाई से नीचे जाकर बंद हुआ है, तो ये एक स्थिति अच्छी नहीं दिखेगी। और यूरोप के बाजारों में देखिए अच्छी तेजी के साथ वहां पर समाप्ति हुई, तो यूरोप से संकेत अच्छे, यूएस से थोड़े ठंडे, और इस समय एशियाई बाजार देखिए मिले जुले संकेत दिखा रहा है। तो कॉल लेना काफी टफ है। एक्सपर्ट से ही पूछते हैं कि वो क्या निफ्टी में तेजी करना चाहेंगे या फिर भारतीय बाजारों में वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या इंतजार करना सही है? कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन ट्रेड ना लें, बैठ के देखें तो सही होता है, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की आप सलाह देंगे क्या आज? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। बिल्कुल, आई थिंक वैसे भी एक्सपायरी है, हमें 1-2 दिन के एक्सपायरी 1-2 दिन के दायरे में है, तो निफ्टी पे वैसे भी 40-50 पॉइंट नीचे, 40-50 पॉइंट ऊपर, उससे ऊपर का व्यू नहीं है, तो बेटर ट्रेड नहीं करें। आप थोड़ा पैसा बचाएंगे, ऐसा मैं ट्रेडर्स को सलाह दूंगा। और कल क्योंकि नेशनल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आने के संकेत बनते हुए दिखाई दिए थे, और आज अगर आप डेटा पढ़ें, एफआईआईज ने ऑफकोर्स कैश मार्केट में बिकवाली के वायदे में उनकी सारी जो तेजी वाली पोजीशंस थी वो शायद कटती हुई दिखाई दी है या फिर ऊपरी लेवल्स पर एग्जिट कर रहे हैं। एट द मोस्ट अगर कोई कंपल्सिव ट्रेडर हो, आप कह रहे हैं 40 पॉइंट के दायरे में ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ये अगर बिकवाली का सिलसिला बढ़ता है, कुछ चांसेस हैं कि कल तक वो तमाम शॉर्ट पोजीशंस कवर हो जाएंगी, या फिर बहुत ट्रिकी कॉल लेना है इस एक्सपायरी में? हर्षद, आई थिंक हमने एक्सपायरी 86 और 8650 के आसपास ये रेंज में बात की थी, और मैं उसको मेंटेन करता हूं। तो ऐसे पॉइंट, ऐसे टाइम पे अगर आप लेने को जाएंगे तो भी फंसेंगे, बेचने को जाएंगे तो भी फंसेंगे। हाँ, दोनों साइड के अगर आप ऊपर के कॉल या पुट बेचे तो फायदा हो सकता है, लेकिन उसमें प्रीमियम बहुत कम आपको मिलेंगे एज ए ट्रेडर, तो मैं समझता हूं उसमें भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, चलिए, तो नो ट्रेड जोन में है हर्षदा बाजार, यही हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है। देखिए कल जिस तरह से निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, 55 पॉइंट अचानक से देखिए निफ्टी रिकवर कर गया, और कल इंट्राडे में हमने देखा 8,600 का स्तर जब टूटा तो किस तरह से दबाव भी देखने को मिला। तो इस समय जब तक एक तरफा बाजार नहीं चलने लगता, रेंज में ही अटका रहता है, तब तक कॉल लेना दरअसल काफी मुश्किल है। और एफआईआईज के आंकड़े भी देखिए हर्षदा कंफ्यूजन में डालने वाले हैं। लगता है सब लोग देखना चाहते हैं कि जेनेट येलेन क्या बयान दें जैक्सन होल की बैठक में जो शुक्रवार को होने वाली है, उसके बाद ही एफआईआई शायद वापस खरीदारी करने का मन बनाए या फिर बिकवाली करें। आप देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस के आंकड़े बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कल 19 लाख रुपए की बिकवाली करी। 19 लाख हालांकि कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, घबराने वाली जैसी बात नहीं है, लेकिन खरीदारी का फिगर तो कम से कम एफआईआईज की तरफ से आने बंद हो गए 2 दिन से। चिंताजनक फिगर तो वायदे बाजार में जो पोजीशंस लिक्विडेट हो रही हैं, एंड अब तक डीआईआईज खामोश थे, उन्होंने 450 करोड़ की बिकवाली कर दी है कैश में। और वायदे बाजार में जो बिकवाली के आंकड़े हैं, मैं देख रही हूँ स्टॉक फ्यूचर्स करीब 524 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स जहां पर वो काफी थोड़े से इंटरेस्ट दिखा रहे थे, 630 करोड़ की बिकवाली वहां पर कर दी एफआईआईज ने। ऑफकोर्स इंडेक्स ऑप्शंस में भी पोजीशंस लिक्विडेट हो रही हैं, तो बहुत मुश्किल है ये कॉल लेना, और शायद यही
संदीप भी मेंशन कर रहे हैं कि इंडेक्स से ज्यादा शायद स्टॉक्स पर फोकस करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। इनफैक्ट संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये जो जैक्सन होल में मीटिंग होने वाली है, यूएस फेडरल रिजर्व एक इंडिकेशन देगा कि यहां से क्या स्टांस रह सकता है लार्जली रेट हाइक का, उसी पर शायद ट्रेडर्स की नजरें हैं। रिटेल निवेशकों को क्या अप्रोच रखनी चाहिए? संदीप ने तो कह दिया है निफ्टी में आज ट्रेड ना करे तो बेस्ट रहेगा। नहीं, ये बात तो सही कि निफ्टी कहीं ना कहीं जिस तरीके का रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है तो बहुत कोई ट्रेडिंग तो उसमें नहीं दिखती है। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच सर्टेनली पैसा देगा और मिड कैप्स में अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है। कल भी जब नेगेटिव मार्केट्स थे तो कुछ मिड कैप्स बहुत अच्छे से तेजी दिखा रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करे। कल भी बैंक निफ्टी पहले तेजी दिखाई थी और पीएसयू बैंक्स में अच्छी एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं ना कहीं दिखता, तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी पूरा सेटलमेंट एक रेंज में निकल गया है और जैक्सन हॉल जो आप कह रहे हैं सर्टेनली उस पर बहुत जबरदस्त नजर है और लकीली थर्सडे के बाद फ्राइडे को है तो कटान तो सेफली हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक रेंज में होगी। बट अगेन कैसा टोन रहता है, हॉकिश रहता है, डविश रहता है, क्या उनके आगे की कैलकुलेशंस बताते हैं, वो सब देखते हुए ही मार्केट में एक नया मूव आएगा। बट ओवरऑल आई फील कि बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट तो फिर भी है। 8500 से लेकर 8550 शुड बी अ गुड सपोर्ट अगेन। और ऊपर की साइड हो सकता है कि एक घर बनाने के बाद अगर कोई नेगेटिव भी कुछ आता है जैक्सन हॉल में तो हो सकता है कि उसको एक कुशन मिल जाए। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे इन मिड कैप्स। चले तो 8500 से 8550 ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी चाहिए। कल का दिन तो देखिए आईटी सेक्टर ने भारतीय बाजारों को बचाया था। आज देखना होगा कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। कल निफ्टी में करीब करीब 15 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिला। टीसीएस ने 8 पॉइंट के आसपास का कंट्रीब्यूशन दिखाया और एचसीएल टेक ने 3 पॉइंट का। तो दूसरे दिन लगातार क्या आईटी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन पहले आपको बता दें कि आज के टॉप पिक्स क्या हैं। वागले साहब कह रहे हैं निफ्टी को तो ट्रेड ना करें और तेजी करनी हो तो एक स्टॉक कौन सा आपको अच्छा लगता है और मंदी करनी हो तो एक शेयर आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये बताइए। हेमंत, एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है, ये सेक्टर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आइडिया भारतीय स्टॉक से। लेकिन कल जिस तरह से आइडिया ने ब्रेकआउट दिया है तो मैं तेजी करने के लिए आइडिया चूज करूंगा। ये बाय करने की सलाह दूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 98 फॉर अ टारगेट ऑफ 108। और एक सेक्टर पे जिसमें मैं बुलिश रह चुका हूं और बुलिश हूं, थोड़ा सा कल करेक्शन दिखने लगा है और थोड़ा सा वीकनेस लगता है शॉर्ट टर्म में, वो है हिंद पेट्रो। मतलब ये सेक्टर ही मुझे, हाँ, एचपीसीएल में मेरा व्यू बेरिश है जिस तरह से ब्रेकडाउन आया है। तो ये बेचे, हल्का सा ऊपर में मिलता है तो बेचे। स्टॉप लॉस होगा 1178, टारगेट होगा 1095। 5-6% की डाउनसाइड मुझे लगती है। ओके, तो ये दो ट्रेड्स। एचपीसीएल में बिकवाली 1095 का कॉल, 1168 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और आइडिया सेलुलर कल जिसमें हमने देखा था काफी रफ्तार देखने को मिली थी इस डेवलपमेंट पर कि शायद वोडाफोन और आइडिया के बीच किसी तरह का समझौता हो सकता है, कोई डील होगी। हालांकि आइडिया के मैनेजमेंट या फिर आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको डिनाई जरूर किया, तो उसका कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन खुल सकता है ये शेयर। लेकिन अब संदीप को लग रहा है कि वो ब्रेकआउट देखने को मिला और काफी अर्से बाद मेरे ख्याल में 100 के ऊपर निकला है आइडिया। तो देखना होगा कितना और एक्शन इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन निफ्टी में लार्जली क्या रणनीति होनी चाहिए, 5 लोगों की कॉल्स हम आपके सामने लेकर आते हैं और उसी पर एक नजर डालते हैं आज। फिर वैशाली पारेख सबसे पहले कह रही हैं कि निफ्टी में आप खरीदारी ही करके चले। 8680 का टारगेट इन्होंने दिया है और 8580 का स्टॉप लॉस। वैशाली पारेख के बाद सिमी भौमिक का इनकी राय भी दिखाते हैं आपको। तेजी करने की बात ये भी कह रही है। 8675 से 8690 के टारगेट हैं। 8590 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। लेकिन अब आ रहा है एक सेल कॉल और ये है एके प्रभाकर की ओर से। इनका मानना है 8530 के टारगेट के लिए आप निफ्टी में बिकवाली करें और 8680 पर रखें स्टॉप लॉस। और पुनीत किन्नरा की राय भी आपकी स्क्रीन पर और वो कह रहे हैं खरीदारी का ही ध्यान रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है 8680 से 8700 तक जा सकता है। निफ्टी 8560 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। हिमांशु शर्मा की राय भी आपके सामने रखना चाहेंगे और वो भी तेजी के मूड में ही है। 8680 का टारगेट दे रहे हैं। 8570 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। तो 5 के 5 एक्सपर्ट्स की राय देखिए आप। 5 में से ज्यादातर एक्सपर्ट तो अभी भी बुलिश हैं। सब लगता है संदीप जैन के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए और आज केवल बेचने की राय आपको एक एक्सपर्ट दे रहे हैं तो एक प्रभाकर दे रहे हैं। लेकिन हमने आपको बताया संदीप वागले जी के टॉप पिक्स
तेजी करनी हो तो आइडिया में, मंदी करनी हो तो HPCL में। संदीप जैन के टॉपिक्स भी आपके सामने रखते हैं। जैन साहब, आपकी नजर कहां पर है? आपके फ्रीडम 15 वाले शेयर जो आपने बताए थे वो तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आपकी नजर है या कुछ नए शेयर लाए आज आप? संदीप जी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मेरे प्रोड्यूसर मेरे को बता रहे हैं। चलिए उनसे संपर्क वापस से साधेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस बीच ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संदीप के टॉपिक्स। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले हम कोशिश कर रहे थे संदीप जैन के पास जाने की और उनसे पूछने की कि उनके कौन से स्टॉक्स हैं जो उनको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तेजी का ध्यान है संदीप का। संदीप, अब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है, बताइए कौन से 2 स्टॉक्स हैं जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं लॉन्ग साइड पर, जहां पर आज ट्रेड करना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो मिड साइज्ड PSU बैंक्स है वो अच्छे लग रहे हैं, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी अच्छे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद बैंक और आंध्रा बैंक ये एक ही टाइप के स्टॉक्स है, तो ये दोनों स्टॉक्स में से पोजीशन ली जा सकती है। ऑयल इंडिया अच्छा लगता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगेन बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो आज पॉजिटिव न्यूज है ईरान वाली, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। और क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा ऑलरेडी टूटा हुआ है और बहुत ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क कम है। और एक SJVN, कल इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि टेक्निकली भी अच्छा ब्रेकआउट दिया है और NHPC में भी चाल देखने को मिली, और SJVN ओवरऑल फंडामेंटली मैंने पहले रेकमेंड किया हुआ ये स्टॉक आपके चैनल पे फाइनेंशियल न्यू ईयर जब शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है कि इन तीनों स्टॉक्स में ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के हिसाब से और डाउनसाइड रिस्क कम है, उसके हिसाब से रिटर्न्स मिलने चाहिए। चलिए, तो हम कह भी रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और मौके ढेर सारे हैं। संदीप जैन ने कहा है इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक में अच्छा मौका दिख रहा है। इसके अलावा ऑयल इंडिया और SJVN, ये फिलहाल इनके टॉप पिक्स हैं। इन चारों काउंटर्स पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। मौका मिले तो आप फटाफट खरीदारी जरूर करें, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। लेकिन आप फोकस करते हैं ऐसे टॉप 5 शेयरों पर जहां पर आज एक्शन जरूर दिखेगा। और सबसे पहले रेडार पर रहेगा कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल करीब $26 करोड़ की हिस्सेदारी एक बेच सकता है और इसमें करीब 385 से 415 के बीच ये सौदा होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये काउंटर आज एक्शन में जरूर रहेगा। पहले तो BP हिस्सेदारी बेच सकता है कैस्ट्रॉल की, और पहले भी मई में उन्होंने हिस्सेदारी बेची थी। देखना होगा अगर आज ये ब्लॉक होता है तो फिर किस भाव पर होता है और कौन खरीदार होता है। लेकिन नजर रखिए आज ONGC ऑयल इंडिया पर भी, और आपने कुछ देर पहले सुना संदीप जैन भी कह रहे थे कि ऑयल इंडिया पर उनकी नजर है, उनका टॉप पसंदीदा शेयर भी है ये। देखिए, कल ईरान की तरफ से जिस तरह से फीलर्स मिल रहे हैं कि OPEC और नॉन OPEC की जो बैठक होने वाली है अगले महीने, उसमें शायद वो भी तैयार होंगे। नाइजीरिया में जो बैठक होने वाली है कि एक प्रोडक्शन फ्रीज कर दिया जाए, इसके चलते कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली थी कल ओवरनाइट, और उसका फायदा आज इन तमाम शेयरों को मिल सकता है। वहीं नंबर्स के लिहाज से इंजीनियर्स इंडिया का प्रदर्शन काफी स्ट्रांग रहा है और ये नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, जहां पर मुनाफे में हमने देखा 50% की वृद्धि, 80 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। हालांकि आय में कुछ नरमी जरूर देखने को मिली थी, यह आंकड़ा इनफैक्ट 341 करोड़ पर था। लेकिन एबिटा परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग और एबिटा मार्जिन को देखकर इस स्टॉक में जरूर तेजी बनेगी, क्योंकि ये आंकड़ा करीब 20-21% के आसपास रहा है। बेहतरीन नंबर CIL के। लेकिन नजर रखिए मैजिस्को पर भी, इनकी जो अमेरिका की सब्सिडरी है उसने करार किया है एक विदेशी कंपनी एलाफ्रिस के साथ, और ये कंपनी भी दरअसल इंश्योरेंस के कारोबार में है। मैजिस्को भी देखिए इंश्योरेंस सेवाएं देती है और ये कंपनी भी इंश्योरेंस सेवाएं देती है। मैसेजिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म तैयार करती है, ईमेल्स और SMS के जरिए जो संपर्क होता है एजेंट्स के बीच में, इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में और इंश्योरेंस धारकों के बीच में, तो वो सेवाएं प्रदान करने वाली ये कंपनी। खबरों के दम पर हम जनरली देखते हैं स्टॉक में बढ़त देखने को मिलती है, आज भी अच्छी तेजी देखी जा सकती है शेयर में। और 5वां स्टॉक जो आप अपने रेडार पर जरूर रखें, यह है रिलायंस पावर का। और यहां पर खबरें ये आ रही हैं कि सासन प्रोजेक्ट का जो कोल ब्लॉक का मॉर्गेज है, लीज है, उसको कंपनी अब गिरवी रख सकती है। फाइनली अप्रूवल मिल चुका है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी से। याद रखिए रिलायंस पावर के पास 14,500 करोड़ का डेट है, कर्ज है, और उस कर्ज को कम करने की कोशिश में शायद ये बड़ा कदम उठता हुआ कंपनी की ओर से आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कंपनी है।
चलिए, ये तो थे टॉप 5 स्टॉक्स, लेकिन एक और स्टॉक है जो आज फोकस में रहेगा और वो है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा के कल नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। ब्रोकरेज हाउसेस किस तरह से देख रहे हैं इन नतीजों को? सीधे चलते हैं नियति के पास और जानते हैं। नियति, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? मिक्स नंबर्स थे। टॉप लाइन का एक तगड़ा मिस आया है, मार्जिन ने एक्सपैंड किया है और प्रॉफिट ने बीट किया है सारे एस्टिमेट्स को। मैनेजमेंट की 8:30 बजे के आसपास एक कमेंट्री है, उसके बाद ब्रोकरेजेस का कॉल लेंगे। बहरहाल सारे के सारे ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश हैं। औरोबिंदो फार्मा पे आउट परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस मेंटेन करा है। 950 का इनका लक्ष्य है। 29% का अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले ही मार्जिन में भले ही टॉप लाइन में एक मिस आया हो, मगर यूएस के जो सेल्स थे वो काफी स्ट्रांग थे और इन्होंने बाकी जो दूसरी फार्मा कंपनी है उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है यूएस के मार्केट में। इसीलिए ब्रोकरेजेस मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बुलिश है। उससे ज्यादा बुलिश बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का लक्ष्य है, बाय का कॉल दे रहे हैं, यानी खरीदारी करके चलिए। 1065 का इनका लक्ष्य है। 45% का अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा बुलिश यहाँ पे सिटी दिख रहा है जो कि बाय का कॉल दे रहा है, यानी निवेश करके चलिए। 1170 का इनका लक्ष्य है। मौजूदा भाव से 59 से 60% का एक अपसाइड यहाँ पर देख रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि 8:30 बजे जो कमेंट्री आती है, क्योंकि इनका वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ा है जिसके कारण डेट में बढ़ा है, उस पर क्या कमेंट्री होती है और यूएस का आउटलुक मैनेजमेंट क्या देता है, उसके बाद ब्रोकरेज शायद और टारगेट्स देंगे। तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऑफ कोर्स टारगेट्स आ रहे हैं। 1170 सबसे वो बुलिश टारगेट है। याद रखिए कल वो स्टॉक 736 पर जाकर टिका है। कुछ मुनाफा वसूली के घेरे में जरूर था, लेकिन इन नंबर्स पर संदीप जैन आपकी क्या एनालिसिस है? जैसे नियति कह रही है मिक्स नंबर्स, लेकिन मार्जिन इंप्रूवमेंट स्ट्रॉन्ग रहा है। देखिए, एक चीज तो अच्छी है कि इस स्टॉक में डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी फार्मा स्टॉक्स में वैसे भी चाल नहीं थी और ये भी स्टॉक वैसे करेक्टेड ही है ऊपर के लेवल से। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करें और कहीं ना कहीं मैं बुलिश स्टैंड से रखूंगा और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाऊंगा। और ओवरऑल जो टारगेट्स लगते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के हिसाब से वो बेहतर लगते हैं और हो सकता है कि 900 रुपए तक का टारगेट कम से कम 6 से 9 महीने की अवधि में लेके चल सकते हैं। और जो परफॉर्मेंस है और ओवरऑल दूसरे फार्मा कंपनीज के कंपैरिजन में देखें तो सर्टेनली ये कंपनी मुझे बेटर ऑप्शन लगती है। चलिए, अच्छी कंपनी है और लगातार सस्टेनेबल बेसिस पर ऑपरेशनली अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं, इस पर नजर होनी चाहिए। आज तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल मीडियम टर्म के लिए 900 रुपए तक का लक्ष्य हमारे एक्सपर्ट इसमें आते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट है हर्षदा जो काफी इंटरेस्टिंग है। सीएलएसए ने मारुति के ऊपर 5,850 रुपए का टारगेट दिया है। तो 5,000 के टारगेट को उन्होंने 850 रुपए से बढ़ा दिया है। क्या कहा है उन्होंने इस रिपोर्ट में? और मारुति पर सीएलएसए देखिए हमेशा से बुलिश रहा है और लगातार उनके टारगेट्स अचीव भी हो रहे हैं। नियति हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूछेंगे इस रिपोर्ट की क्या है खास बातें और उसके बाद एक्सपर्ट्स का कॉल भी देंगे मारुति पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत है खासतौर से एशिया से थोड़े से मिले जुले रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत होगी, लेकिन याद रखिए वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी कंसिडरिंग कल एक्सपायरी होने वाली है। ऐसे में हम आपको बता रहे किन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। और ब्रेक से ठीक पहले हमने आपको बताया कितने बुलिश हो गए हैं औरोबिंदो फार्मा के नतीजों को देख ब्रोकरेज हाउसेस, लेकिन मारुति एक स्टॉक है जो फिर से ब्रोकरेजेस को इंप्रेस कर रहा है। क्या कहा गया है इस पर? नियति हमारे साथ बनी हुई है। इनफैक्ट नियति कुछ और काउंटर्स है मारुति के अलावा, तो शुरुआत पहले मारुति से करते हैं। क्या कह रहे हैं फायर ब्रोकरेजेस? अब सीएलएसए दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म तगड़ा अपग्रेड दे रहा है। आउट परफॉर्म की रेटिंग थी इसकी, अब ये सीधे बढ़ा के इनको बाय की रेटिंग दे रहे हैं। खरीदारी करके चलिए। 5,000 का लक्ष्य था, 5850 का कर दिया है। बड़ा अपग्रेड है, 850 रुपए का इनका अपग्रेड इन्होंने दिया है। मौजूदा भाव से आपको 21% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। ऑपरेशनल आउटलुक बेहद स्ट्रांग है इस कंपनी का। इन्होंने सक्सेसफुल लॉन्चेस करे हैं बेलेनो और ब्रेजा का, और ये जो डबल बी है उसकी वजह से ही ये ट्रिपल बुलिश हो रहे हैं इस स्टॉक पर।
इन्होंने लीडरशिप पोजीशन अटेन की है 5 सेगमेंट्स में आउट ऑफ 6 पीवी सेगमेंट्स जो पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट में, और ये सस्टेन करेंगे डोमिनेंट मार्केट शेयर नियर टर्म में और लंबी अवधि में भी। निवेश करके चलिए। 5,850 का लक्ष्य आपको सीएलएसए दे रहा है मारुति सुजुकी पर। वहीं ब्रोकरेज सीएलएसए बुलिश है, टीसीएस पर भी हाई कन्विक्शन बाय की लिस्ट में इसको शामिल करा हुआ है। टारगेट प्राइस इनका 3,000 रुपए का है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और रिटेल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। साथ साथ में जो यूरोप का बीएफएस ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि मार्केट शेयर वहां पे गेन हुआ है। हालांकि फॉरेक्स का एक हेडलाइन है जो कि नियर टर्म में एक मार्जिन बाउंस बैक को लिमिट कर सकता है, लेकिन फिर भी ये लंबी अवधि के लिए बुलिश है। 3,000 का लक्ष्य इन्होंने टीसीएस पर दिया है। आइडिया एक और काउंटर है, कल आपने देखा बहुत तेजी हुई थी इस काउंटर में क्योंकि वोडाफोन के साथ एक मर्जर की डील आई थी। हालांकि आइडिया ने साफ तौर पर इसको डिनाई कर दिया है। ब्रोकरेजेस अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। 80 रुपए का इनका टारगेट है। 21% का डाउन साइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। ये मर्जर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होगा, इजी नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि दोनों ही कंपनी बहुत ज्यादा लिवरेज्ड है, बहुत ज्यादा इनके घाटा है, इसे ये पहले देखेंगे कि ऑक्शन पर कितना पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। 80 रुपए का टारगेट क्रेडिट स्विस का है और गोल्डमैन सैक्स का भी 98 का टारगेट है जो कि 3% का डाउन साइड ही है। ऑलराइट, तो ब्रोकरेज हाउसेस खुश नहीं अगर ये विलय हो जाता है। वैसे तो कंपनी ने बहुत ही एक तगड़ा खंडन दिया है, हो जाता है तो नेगेटिव ही होगा। ये एक और खराब खबर आती हुई आइडिया के लिए आज के दिन। लेकिन नजर होगी आज साफ तौर पर मारुति के ऊपर। एक्सपर्ट से पूछेंगे मारुति पर क्या ट्रेड लेना चाहिए आपको। 5,850 के टारगेट है, एक अच्छी तेजी फिर बन सकती है इस शेयर में। आज हमारे साथ नितिन मुरारका भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि वायदा बाजार में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और हम आपको ये भी बताएंगे सीएनबीसी आवाज ने जो पोल कराया कि कल एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी, तो एक्शन पैक रहने वाला है अगले कुछ घंटे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगी। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जी हां, हम आपको 9:05 पर बताएंगे आज कौन सा जैकपॉट स्टॉक आने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कल एक्सपायरी किन स्तरों पर होने वाली है। सीएनबीसी आवाज ने अपने एक्सपर्ट से एक पोल कराया और उस पोल में ये पता चला है कि 8,650 से 8,700 के बीच में एक्सपायरी होगी। ये मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं। 72% पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा है 8,600 से 8,650 के बीच में एक्सपायरी होगी। ये 22% पार्टिसिपेंट्स मानते हैं। और हर्षदा 8,700 के ऊपर एक्सपायरी होगी, ये कुल 6% ही लोग मान रहे हैं। तो बाजार में थोड़े से लोग कॉशियस होते हुए दिख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में खास तौर पर। चलिए एक और एक्सपर्ट की राय आपके सामने पेश करते हैं। वायदा बाजार की रणनीति बताने के लिए एसएनसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका भी अब हमारे साथ दिल्ली से शामिल हो चुके हैं। नितिन, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। बताइए आपको क्या लग रहा है एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी, और दूसरा सवाल यह है कि आज एक्सपायरी से एक दिन पहले आप निफ्टी में किस तरह की पोजीशंस बनाएंगे। देखिए हेमंत, मुझे एक्सपायरी इनफैक्ट 8600 के नीचे लग रही है। उसके पीछे कल जो रिकवरी आई मार्केट में, उसके बाद का अगर आप पूरा डेटा देखेंगे तो जितने भी स्ट्रॉन्गर हैंड्स थे उनकी तरफ से कल रिकवरी में भी सेलिंग थी। डीआईज की तरफ से करीब 450 करोड़ की सेल फिगर है। एफआईज की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में 650 करोड़ की सेल फिगर है। और वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखेंगे तो एफआईज की करीब 524 करोड़ की सेल फिगर है। तो मार्केट की रिकवरी में सेलिंग होना बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। और अगर एफआईज और डीआईज ने बेचा है तो प्रैक्टिकली रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं लिया होगा, क्योंकि इट इज अ जीरो सम गेम। ओपन इंटरेस्ट इधर ऐड हुआ होगा, इधर अगर इन्होंने सेल किया होगा तो रिटेलर्स ने लिया होगा। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरी एक्सपायरी में भी एफआईज की तरफ से बहुत ज्यादा बाइंग इंडेक्स में नहीं है। करीब 1200-1300 करोड़ के इंडेक्स में ही बाइंग है। और स्टॉक फ्यूचर्स में हम लोगों ने कंप्लीटली 6,000-7,000 करोड़ की सेलिंग देखी है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव एक्सपायरी हो सकती है। इनफैक्ट 8600 और 8550 के बीच में एक्सपायरी में उम्मीद कर रहा हूं। बहुत ज्यादा डाउन साइड भी नहीं लग रही है इस एक्सपायरी में, क्योंकि पुट राइटर्स काफी एक्टिव है आपको 85-50 पे, और ऊपर कॉल राइटर 86-87 पे एक्टिव है। तो रेंज बाउंड एक्सपायरी होनी चाहिए, बट थोड़ा सा नेगेटिव बायस है। बट अगर अगली एक्सपायरी की हेमंत यहां पे बात करेंगे तो डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे अगली एक्सपायरी में लॉन्ग रोल ओवर्स का नहीं मिल रहा है,
क्योंकि अगर पूरी एक्सपायरी आप जुलाई से अगर आप कॉर्लेट करें तो जुलाई में जो पूरी रोलओवर्स हुए थे वो करीब 8680 के भाव से 2 करोड़ शेयर रोलओवर्स हुए थे और इस एक्सपायरी में हम लोग करीब करीब उसके नीचे ट्रेड हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो रोलओवर्स ज्यादातर हो रहे हैं वो भी करीब 8680 नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स के हिसाब से ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स रोलओवर्स हो रहे हैं। उसके नीचे अगर ये एक्सपायरी हो जाती है तो शॉर्ट साइड के रोलओवर्स हम लोग मानेंगे। और एफआईज का भी आप देखिएगा तो लास्ट 2 महीने से स्टॉक फ्यूचर में सेल फिगर आ रही है। इस महीने 650 करोड़ की सेल फिगर है, पिछले महीने करीब 8000 करोड़ की सेल फिगर थी। तो साइडवेज में अगर बार बार सेल फिगर आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट में स्टॉक्स का सेल फिगर आना एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिग्नल हो सकता है। तो काफी कॉशियसली हमें लॉन्ग रोलओवर करना चाहिए। अगर 8750 के ऊपर निकलेगा तभी कुछ आपको बड़ी तेजी मिल सकती है, अदरवाइज मुझे लगता है कि इस लेवल पे एक बार नीचे के साइड करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। पॉसिबली हो सकता है 85, 84, 50 तक का एक मूव आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में मिल सकता है। ये थोड़ा सा आपने सतर्क कर दिया सभी लोगों को जो उम्मीद कर रहे थे कि एक पॉजिटिव एक्सपायरी होगी और शायद यहाँ से मोमेंटम अगर आज बाजार में आएगा भी नहीं लेकिन रेंज रहेगी। आप कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि 8450 तक बाजार जाएगा। नितिन, सेक्टोरली बैंक्स की स्थिति कैसी दिख रही है, क्योंकि काफी तगड़ा वेटेज बैंकिंग काउंटर्स का रहता है, बैंक निफ्टी का है इंडेक्स में इस समय, तो क्या वहां पर भी क्रूशियल लेवल्स पर इंडेक्स आ चुका है, मेजर कट्स देखने को मिलेंगे, भारी बिकवाली की संभावना? देखिए हर्षदा, बहुत ज्यादा बिकवाली अभी फिलहाल इस एक्सपायरी में तो नहीं लग रही है। इनफैक्ट इस एक्सपायरी में 2 दिनों में आपको हो सकता है पीएसयू बैंक्स में कुछ बाइंग देखने को मिले, वहीं प्राइवेट बैंक्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। जहां तक बैंक निफ्टी में वेटेज का सवाल है उसमें प्राइवेट बैंक्स का वेटेज ज्यादा है, तो उसमें मूवमेंट नहीं होने के कारण बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगी। उसके पीछे एक और लॉजिक है कि कल जो बैंक निफ्टी की कॉल 19,500 और 19,600 की कॉल में करीब करीब 1.25 लाख कॉल और दोनों स्ट्राइक्स में 1.25 लाख कॉलों का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। वो इंडिकेट कर रहा है कि 19,500, 19,600 की कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हैं। और वहीं पुट में आप देखेंगे तो 19,200 और 19,100 की पुटों में पुट राइटिंग हो रही थी। तो ये इंडिकेट कर रही है कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए वो 19,200 से 19,500 के बीच में होनी चाहिए और क्लोजिंग है करीब 19,350 पे, यानी 100-150 पॉइंट आगे पीछे की क्लोजिंग हो सकती है। बट मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग के पीएसयू स्टॉक्स उसमें आपको 2 दिन में रिटर्न मिल सकता है, स्पेशली एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में। एसबीआई में कल ऑप्शंस में मैं काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा था, उसमें काफी ऑर्डर्स 250 की कॉल, 255 की कॉल में आ रहे थे। इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम आप बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा के प्रीमियम्स के ऑर्डर्स बैंक एसबीआई की कॉल्स में कल आए हैं। तो हो सकता है आज एसबीआई पे नजर रखनी चाहिए, अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर का मूवमेंट आता है तो आपको इस एक्सपायरी में 3-4% तक का मूवमेंट एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा सकता है। चलिए, तो पीएसयू बैंक्स के लिए अच्छा दिन हो सकता है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा नितिन मुरारका को पसंद है। और कुछ ही देर पहले संदीप जैन कह रहे थे आंध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक के ऊपर नजर रखिए। तो पीएसयू एज अ पैक कल भी सेकेंड हाफ में हमने देखा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, आज भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि मारुति के ऊपर क्या जबरदस्त कॉल सीएलएसए ने दिया है। 5,850 का टारगेट 5,000 से बढ़ा दिया गया है और ब्रेजा, बलिनो, सियाज के ऊपर वो काफी बुलिश हैं। अपग्रेड किया है उन्होंने अपना वेटेज, पहले था आउट परफॉर्मेंस का और अब बाय की वेटेज वो दे रहे हैं। संदीप जैन हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, मारुति का तो देखिए शेयर लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, क्या आपको लगता है और ऊपर जा सकता है इन रिपोर्ट्स के दम पर ही आज? देखिए, चाल तो बहुत बड़ी दे चुका और वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं बोलूँगा मैं, और इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत हाई है और नया कंपटीशन और आ सकता है। बट दूसरी बात एक और है कि डिस्काउंट्स वगैरह पे बहुत एग्रेसिव होना पड़ता है जब ऐसा कंपटीशन आता है, फिर येन का एप्रिसिएशन का एक रिस्क रहता है। बट अगेन प्राइस हाइक की है और बलिनो और ब्रेजा जैसी जो ब्रांड्स चली है उसका एक सपोर्ट मिला है। तो ओवरऑल आई फील कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें, बट इन लेवल्स पे मैं ये कहूंगा कि बाइंग, फ्रेश बाइंग में संभाव पता नहीं, मुझे रेकमेंड करने का मन नहीं हो रहा है और बेटर बेट्स देखेंगे, क्योंकि अब मार्केट में रिस्क है और रिस्क के साथ ये रिवॉर्ड आएगा। और अगर कोई बहुत बड़े लंबे अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, बट समवेयर अराउंड 4500, 4600 के लेवल्स आए तो वहां पे नजर देनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। बट ओवरऑल आई फील कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं।
ओके, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में शायद अच्छा स्टॉक, लेकिन संदीप जैन कह रहे 4500 के पास बेस्ट रहेगा लेना। चार्ट्स पर संदीप वागले आप क्या नोटिस कर रहे हैं, कौन सा वो ऑपर्चुन टाइम रहेगा स्टॉक को लेने का? हर्षदा 4550 में मारुति ने ब्रेकआउट दिया था और उसका टारगेट 5000 था। तो नॉर्मली जब टारगेट आता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता ही है जो हमने देखा। तो आई थिंक मैं संदीप जैन के व्यू से बिल्कुल सहमत हूं। लेना है आपको 1 साल से या 6 से 12 महीने का व्यू से तो 4500 4600 ये सही लेवल है। 4300 के नीचे जाते हुए नहीं लगता है और फिर वो जो टारगेट होगा तब वो अट्रैक्टिव दिखेगा 5800 का। तो अपसाइड बिल्कुल है, लेकिन ये शायद थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करे। चलिए, तो अभी मत खरीदिए। वैसे भी आज अगर गैप के साथ खुलता है तो आपको इंतजार करना चाहिए निचले लेवल्स में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए। लेकिन वेल्सपन ग्रुप, इस पर राय लेना चाहता हूं संदीप जैन आपसे। आप देखिए, हमने बताया था कि टारगेट के बाद वॉलमार्ट भी अब सोच रहा है कि जो इनसे प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं उसकी एक बार जांच कर ली जाए। जेसी पेनी भी अब यही सोच रहा है। तो जेसी पेनी, वॉलमार्ट, ये दोनों रिव्यू करेंगे जो सप्लाईज इनको दी गई हैं वेल्सपन इंडिया द्वारा, वो ठीक ठाक हैं या नहीं है। और ये दोनों मिलकर 7 से 8% टोटल सेल्स का कंट्रीब्यूट करती हैं। तो एक्सपोर्ट्स में अब दिक्कत होने वाली है, साफ तौर पर ये संकेत मिल रहा है। टारगेट ने जिस तरह से कहा है कि इन्होंने इजिप्शियन कॉटन इस्तेमाल नहीं किया था, दूसरा हल्का कॉटन इस्तेमाल किया था बेडशीट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। कल भी हमने देखा कुल 5.25 लाख शेयर ही बिक पाए हैं वेल्सपन इंडिया में। और आप देखिए दूसरे दिन लगातार 20% का लोअर सर्किट लग गया था। तो 20% के लोअर सर्किट के बाद 10% का लोअर सर्किट हो जाता है। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस सबको, क्योंकि ये ग्रुप पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहा है और अब ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस समय निकल कर आ रही है। ये बात सही है कि पहले भी ये कंट्रोवर्सीज में रहा है और ये तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, और जिस तरीके के नाम आ रहे हैं, इनफैक्ट इन्हीं नाम की वजह से ये पर्टिकुलर ग्रुप या ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी लाइमलाइट में भी आया था। और इन टाइप के बड़े कस्टमर्स अगर कहीं भी रिजेक्शन करते हैं तो फिर इनके यहाँ पे एंट्री भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब करेक्शन अच्छा खासा आ भी चुका है और 20% के 2 दिन से सर्किट लगा रहे, और अब जो आप कह रहे हैं 10% का सर्किट भी। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये 50 के आसपास आता है तो उस टाइम पे सोचें। बट ओवरऑल जिनको अगर मौका मिले एग्जिट लेने का तो वो सर्टेनली एग्जिट लें, क्योंकि एक बार करेक्शन तो बड़ा आएगा और भी निकलेगा यहाँ पे करेक्शन। एंड कहीं ना कहीं 50-55 का रेंज आता है तो उस टाइम पे कुछ नया कॉल ले। हो सकता है कि तब तक कोई रेक्टिफाइंग या कुछ मेजर्स आए या मैनेजमेंट के कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाए कि उसकी वजह से कोई सपोर्ट मिल जाए स्टॉक को। क्योंकि ओवरऑल एक चीज तो मानिए कि ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है और वैसे काफी अच्छा मैनेजमेंट है। ये नहीं भूले कि उनकी ग्रुप कंपनी ने विंबलडन में भी टॉवल सप्लाई की और इंडिया का बहुत बड़ा नाम हुआ था। और मैंने सुना है, आपके चैनल्स पे ही देखा है मैनेजमेंट को, और ओवरऑल दूसरे स्टॉक्स परफॉर्म किए हैं। तो ठीक है, इन टाइप की न्यूज आती है और जब एक रिजेक्शन आता है तो दूसरे तीसरे भी रिएक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि एक उसका नेगेटिव बहुत बड़ा रिएक्शन आया, बट आई फील कि कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा 50-55 के बीच। मैनेजमेंट ने इनफैक्ट एक कॉन कॉल किया था कुछ जानकारों के साथ और उसमें उन्होंने खुद कहा था कि इस पूरे जो पूरा स्टॉक गया है उसकी एक अलग से जांच कराने वाले एक ऑडिट रखवाएंगे। बट आई रियली डोंट नो क्या वो काफी है। और मैनेजमेंट इनफैक्ट लगातार हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फिलहाल मीडिया से तो बात नहीं कर रहे, लेकिन 10% सेल्स टारगेट का, और ये आप कह सकते हैं 6 से 8%। तो इंटरनेशनल बिजनेस में लगभग आप कह सकते हैं 20-21% की जो सेल्स है उस पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर फियास्को के बाद। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे जरूर, आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे साथ संदीप वागले, संदीप जैन, नितिन मुरारका हैं और अब साथ में किरण जाधव भी जुड़ गए हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट हम पहले आपकी निफ्टी पर राय लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही मिक्स्ड फीलर्स हैं। संदीप वागले ने तो कहा है कि ट्रेड ना करे। 5 जो जानकारों से हमने बात की उनमें से खरीदारी की राय अब भी है। एक जानकार कह रहे हैं कि बिकवाली करें। आपका स्टांस क्या है निफ्टी में, स्पेशली कल के पूरे मूव को देख?
अच्छा जी, मॉर्निंग। मेरा मानना है कि बाय करके चलना चाहिए। हालांकि ये रिस्की ट्रेड रहेगा, पर जिसके पास वो रिस्क एपेटाइट है बिल्कुल तेजी करके चलना चाहिए। शायद एजीएस निफ्टी दर्शा रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव रुझान दिखाई देगा, पर मेरा मानना है कि कल जैसे हमने आखिरी 1 घंटे में जो रैली देखी वो बहुत सराहनीय थी। बिकॉज वो जो लेवल्स थे, वो जो सोमवार मंगलवार के शोज में आपके मैं कह रहा था कंसिस्टेंटली कि हम 8560 तक आने चाहिए, पर 8580 से जिस तरीके के वॉल्यूम्स के साथ बाउंस बैक आ गया है, तो ये राहत देने वाली चीज है। तो मेरा मानना है कि निचले स्तरों से अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी भी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता नजर आएगा और हम इजीली 8680, 8700 कल तक के ट्रेड के लिए ऊपर जा सकते हैं। एग्रेसिव लॉन्ग्स 8700 के ऊपर ही करने चाहिए, इसके पहले एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। चलिए, एग्रेसिवली तेजी करनी है, 8700 का इंतजार कर लीजिए। यहाँ कल रिकवरी तो जबरदस्त देखने को मिली आखिरी 1 घंटे में। निफ्टी में 55 पॉइंट की, सेंसेक्स में 135 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में देखिए 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली निचले स्तर से। तो इस रिकवरी ने बुल्स का कॉन्फिडेंस को हाई रखा है। लेकिन एक स्टॉक है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं नितिन मुरारका जी आपकी, और वो है इंडो काउंट। कल इस शेयर में जिस तरह से तेज दबाव देखने को मिला, काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस यहां पर बनी हुई हैं। स्प्लिट के ऊपर बोर्ड बैठक थी और स्प्लिट एक शेयर को 5 शेयरों में ये कंपनी कर रही है। लेकिन बहुत ही जो इसकी हिस्ट्री है वो बहुत अजीब सी रही है। आप देखिए, एक बहुत दमदार तेजी, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1250 के आसपास इस स्टॉक ने लगाया 8 फरवरी 2016। उसके बाद एफएनओ में आया और जब से एफएनओ में आया है शायद ये कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस स्टॉक में। आप कैसे देख रहे हैं इस शेयर को और क्या राय रखते हैं? देखिए हेमंत, इंडो काउंट में बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं एफएनओ में, क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप टेक्निकल पूछ सकते हैं। चलिए, तो किरण से पूछते हैं फिर टेक्निकल नजरिया इस पर क्या निकल कर आ रहा है। इंडो काउंट कैसा लगता है ये शेयर किरण आपको? एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जहां पे इस स्टॉक ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, करीबन 785 का है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि नेगेटिव डाइवर्जेंस बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम भी होता नजर आ रहा है, और अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म होता नजर आ रहा है। तो वीकली क्लोज के लिए रुकना चाहिए कि ये होता है क्या नहीं। अगर वीकली क्लोज इस 785 के नीचे होता है तो बहुत बड़ी डाउनसाइड खुलती नजर आएगी। तो अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस का राह देखनी रहेगी डिसीजन लेने के लिए बेचना है क्या नहीं। अगर हम 840 के ऊपर वापस एक बार चलना चालू कर देते हैं तो अच्छा एक बेयर ट्रैप नजर आएगा, जहां से आपको अच्छी अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जब से ये डेरिवेटिव सेगमेंट में आया तब से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता नजर आ रहा है, बिल्कुल वो सही बात है। पर अगर इन लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग हो जाती है तो वापस एक बार आपको मूव देखने को मिल जाती है, तो मिल सकती है। तो 840 की लेवल बहुत अहम है इस वीकली क्लोजिंग के हिसाब से। स्टॉक में कल भारी भरकम शॉर्ट पोजीशंस आई थी, नतीजे खराब थे और ऑफ कोर्स डेवलपमेंट आ रहा है। स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी ने अनाउंस किया है, लेकिन उन लेवल्स देखने होंगे क्या वो होल्ड कर पाता है या नहीं। वैसे काफी वीक पैरामीटर्स पर खड़ा है ये काउंट। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ढेर सारे दूसरे काउंटर्स हैं जिस पर आप पोजीशन ले सकते हैं, खबरों का इम्पैक्ट रहेगा और साथ ही हमारे जानकारों से भी जानेंगे उनके टॉप पिक्स। फिलहाल एक छोटा ब्रेक। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ है दमदार जानकार और जो बताएंगे आपको क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, संदीप वागले, संदीप जैन, किरण जाधव और नितिन मुरारका। नंबर्स के लिहाज से ऑरबिंदो फार्मा पर हमारी नजर गई थी और यहां पर काफी रोबस्ट मार्जिन्स देखने को मिले और ढेर सारे ब्रोकरेजेस के रेडार पर आ चुका है बाय कॉल्स के साथ। लेकिन इंजीनियर्स इंडिया, ये एक पीएसयू कंपनी जहां पर भी हमने देखा इस तिमाही में काफी शानदार नंबर्स देखने को मिले हैं। 50% की वृद्धि देखने को मिली है मुनाफे में, 80 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। मार्जिन्स देखिए 21% पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और टर्न की प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दी है। वो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। संदीप जैन, काफी अरसे पहले आप इनफैक्ट स्टॉक पर बुलिश थे, आपके रेडार पर अभी भी है। नंबर्स तो काफी इंप्रेसिव, कितनी तेजी की संभावना?
बिल्कुल सही कहा हर्षदा जी, अच्छा लगा आपको याद है। और इनफैक्ट ये स्टॉक रेकमेंड किया था बिलो 200 और बहुत अच्छी वैल्यू दिखती थी और अभी भी बहुत अच्छी वैल्यू दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो बिल्कुल अपनानी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट के साथ बहुत चल चुके हैं ये स्टॉक्स और वैल्यूएशंस के लिहाज से अब सस्ते रहे नहीं, बट जिस तरीके के रिजल्ट्स आए ये सारी चीजों को देखते हुए ये स्टॉक बाय ऑन डिक्लाइंस तो सर्टेनली है। जी हाँ, बेहतरीन तेजी स्टॉक ने दिखाई है। तेजी के बाद स्प्लिट हुआ और फिर देखिए तेजी की तरफ बढ़ता हुआ। हालांकि खबरें यहाँ पर रहती हैं कि सरकार हिस्सेदारी बेचेगी, लेकिन उन खबरों का भी देखिए कोई खास असर यहाँ पर पड़ा नहीं है। अच्छी बढ़त देखी गई है इस शेयर में। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर आज बात करेंगे और वो है टाटा पावर। देखिए 2 डाउनग्रेड आज मुझे सुबह सुबह दिख रहे हैं। नतीजे आए थे, नतीजों के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। देखिए करीब करीब 2.5-3% नीचे जाकर इस शेयर ने कल समाप्ति दी है। CLSA ने डाउनग्रेड किया है, कह रहे हैं कि आउट परफॉर्म रेटिंग थी, अब उनको उन्होंने सेल कर दिया है। 73 का टारगेट है, पहले 77 का था, तो कोई टारगेट में बहुत बड़ा नीचे की तरफ रिवीजन नहीं है, लेकिन डाउनग्रेड तो आया है। और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। 72 के टारगेट्स उनके हैं, तो 72-73 के टारगेट्स हैं। शेयर हालांकि 74 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन FNO में किस तरह की पोजीशन नितिन जी यहां पर बनी है और आपका क्या कॉल है टाटा पावर पर? देखिए हेमंत, कल रिजल्ट आने के बाद करीब 75-76 पे काफी बड़े FNO में ऑर्डर्स आए थे। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑर्डर्स थे और वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें शॉर्ट करीब 76-76 के रेंज में काफी हुई है। और अगर आप डिलीवरी में भी देखेंगे तो काफी ज्यादा कल वॉल्यूम्स हुआ और डिलीवरी बेची गई है। तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट स्टॉक नीचे आना चाहिए और आपको जो 71-72 की जो बात कर रहे हैं वो आने की संभावना लगती है। इसमें 78 के आसपास काफी अच्छा रेसिस्टेंस बन गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी की आप पुट ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं। टारगेट आपका 72 से 71 के आसपास का होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव रुझान साफ दिख रहा है। कल 3% टूटा, अगर 72-71 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। रिलायंस पावर में जो अपडेट निकल कर आ रहा है कि सरकार ने आखिरकार ADAG ग्रुप को अनुमति दे दी है कि इनके जो सासन पावर प्रोजेक्ट के कोल ब्लॉक हैं उसकी लीज को ये गिरवी रख सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं। स्टॉक कल थोड़ा सा एक्शन में था, 1% की तेजी इसमें आई। 14,500 करोड़ का डेट है, उसको कम करने की योजना कंपनी की लगातार रही है। संदीप वागले, बताइए चार्ट्स पर स्थिति कैसी है और क्या मौका मिलेगा यहाँ पर आज तेजी करने का? हर्षद, एक चीज ये स्टॉक के बारे में पॉजिटिव ये है कि 50-51 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है और नेगेटिव ये है कि ये 54-55 के ऊपर जाता नहीं है। तो अगर आप ये सीमित दायरे में ट्रेड करना चाहते हैं, FNO में लॉट साइज बड़ा है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है लिमिटेड अपसाइड जो कि 54-55 है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा रिलायंस पावर पर। ADAG पैक पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन और कहां नजर होनी चाहिए ये हम बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में। जी हां, हम आपको बताएंगे कि रुपए की ओपनिंग आज कैसी हो रही है। देखिए 3-4 दिन की कमजोरी के बाद कल रुपया स्टेबलाइज हुआ है। आज भी क्या वो स्टेबिलिटी बरकरार रहती है, मजबूती होती है रुपए में, या फिर होगी कमजोरी, इस पर होगी नजर। स्टॉक 2020 में कप्तानों ने कौन से स्टॉक्स आज आपको बताए हैं ट्रेड करने के लिए इंट्राडे के लिहाज से, ये भी एक क्विक रिकैप देंगे और आपका पसंदीदा शेयर, जी हाँ, जैकपॉट स्टॉक भी लेकर आएंगे और एक्सपर्ट्स के दमदार पिक्स भी। तो एक्शन भरपूर रहने वाला है अगले 15-20 मिनट। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।